हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। मैं प्रीति प्रजापति एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन स्टडी पॉइंट पर। फ्रेंड्स, हमने जो लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था, हमारा टॉपिक था डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। उसी से संबंधित हम जो है बेसिक पॉइंट क्लियर कर रहे थे, यानी कि थ्योरी कवर कर रहे थे, जिसमें हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं। और उसमें हमने कल जाना कि पाचन क्या है और इसका प्रोसेस क्या है, किस तरीके से पाचन होता है। तो पाचन एक जैविक क्रिया है, जैसा कि कल मैंने डिस्कस किया था। और उसके बाद में जो पाचन शुरू होता है, ये बताया था पाचन की प्रक्रिया मुख से ही शुरू होती है। तो मुख के बारे में हमने पढ़ा, मुख में आपके दांत और जीभ के बारे में और लार ग्रंथियों के बारे में बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया था। आई होप आपने वो क्लास देखी होगी तो समझ में भी आया होगा। उसी के आगे आज हम फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में ही। तो आज हम उसके आगे पढ़ेंगे कि क्या प्रोसेस है। खाना हमने खा लिया, उसका पाचन शुरू हो गया। पूर्ण पाचन कहाँ होता है, पाचन में कौन कौन से एंजाइम भाग लेते हैं, कौन कौन से अंग हमारे काम आते हैं। क्योंकि पाचन तंत्र क्या है, एक सिस्टम है, यानी तंत्र है। और तंत्र में क्या होता है, कई अंग शामिल होते हैं। तो वही हम देखेंगे कौन कौन से अंग हमारे शामिल होते हैं और पाचन की क्रिया कहाँ कहाँ होती है। तो मुख में हमने पढ़ लिया था, लार ग्रंथियों द्वारा टाइलिन एंजाइम और सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम जिसको कहते हैं, वो स्रावित होता है, जो कि क्या काम करता है, तो कार्बोहाइड्रेट यानी कि जो स्टार्च हम खाते हैं उसको माल्टोज में परिवर्तित करने लगता है। थोड़ा बहुत माल्टोज में परिवर्तित कर देता है, पूर्ण रूप से पाचन नहीं कर पाता है। उसके बाद में खाना कहाँ जाएगा, तो सबसे पहले हमने जब खाना खाया मुख में, उसके बाद हमारा खाना जाता है। इसके बाद हम देखेंगे एक डायग्राम जिससे समझ में आएगा कि खाना कहाँ जाता है। ये है, आपने खाना खाया मुख में, माउथ। इसके बाद में आपको यहाँ पर सलाइवरी ग्लैंड्स मिलेंगी। इस तरीके से कितने प्रकार की होती हैं, तो 3 प्रकार की हमने पढ़ी थी, 2-2 करके पेयर में होती हैं। जो सलाइवरी ग्लैंड्स वो क्या करती हैं, लार बनाती हैं और लार में ही पाए जाते हैं आपके एंजाइम। तो एंजाइम के द्वारा स्टार्च का पाचन मुख में शुरू हो जाता है। इसके बाद अब खाना कहाँ आएगा, तो ईसोफेगस में आएगा। और साथ में ही यहाँ पर होता है एक कॉमन भाग, जो कि श्वास नली और भोजन नली का ही एक कॉमन हिस्सा होता है, जिसको बोलते हैं ग्रसनी। क्या बोलेंगे, ग्रसनी। तो ग्रसनी से होते हुए खाना कहाँ आ जाएगा, ईसोफेगस में आएगा, यानी कि भोजन नली में आएगा। और जो हम सांस ले रहे होते हैं, तो सांस भी हमारा ग्रसनी से सांस नली में आता है। तो ग्रसनी जो कॉमन हिस्सा है, फेरिंग्स जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, ये एक ऐसा कॉमन हिस्सा है जहां से खाना और सांस यानी वायु दोनों ही यहाँ से होकर के निकलते हैं। तो आपका खाना मुख से कहाँ आएगा, ग्रसनी से होते हुए आपकी भोजन नली में आ जाएगा। और भोजन नली में कोई भी पाचन नहीं होता है, ये आपको याद रखना है। फिर खाना कहाँ आएगा, आपका पेट में आएगा। तो पेट में जो है लगभग 3 से 4 घंटे कहें, या फिर 3 से 3.5 घंटे खाना पेट में ऐसे ही पड़ा रहता है, कोई भी पाचन शुरू नहीं होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे अब पेट में क्या प्रक्रिया चल रही होती है। आमाशय में हम पढ़ने वाले हैं। तो ग्रास नली, ग्रास नली, भोजन नली। ग्रास नली आपको समझ में आया, किसे कहेंगे, या तो भोजन, इसे ही हम भोजन नली और ग्रास नली भी कहेंगे, इंग्लिश में ईसोफेगस कहते हैं। इसकी लंबाई दी गई है, लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। उसके बाद क्या होता है, मुख गुहा से भोजन ग्रसनी से होते हुए क्रमाकुंचन गति द्वारा अमाशय में प्रवेश करता है। ग्रसनी और ग्रास नली से होते हुए आपका भोजन कहाँ आता है, तो आप बताएंगे पेट में आ जाता है, इस तरीके से। तो ये आपका मुख, यहाँ से खाना खाया, ये वाला भाग कहलाता है ग्रसनी, फेरिंग्स, जो कि यहीं से आपकी श्वास नली भी जुड़ी होती है और भोजन नली भी। तो यहाँ से अब भोजन आएगा क्रमाकुंचन गति द्वारा। क्रमाकुंचन गति क्या होता है, जैसे ही भोजन यहाँ आएगा तो ये वाली पाइप जो है
बाहर की ओर निकलेगी, फिर जैसे ही खाना और अंदर आएगा फिर ये अपनी अवस्था में आ जाएगी। इस तरीके की गति को क्या कहते हैं? क्रमाकुंचन गति। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस गति के द्वारा भोजन ईसोफेगस से पेट में आता है, यानी कि भोजन नली से अमाशय तक पहुंचता है। तो आपका जवाब होना चाहिए क्रमाकुंचन गति द्वारा। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला है, यहाँ पर कोई पाचन नहीं होता है। जो आपकी ग्रास नली है, यहाँ पर कोई भी पाचन नहीं होता है। ग्रास नली में कोई भी पाचन नहीं होता है, ये याद रखेंगे। आगे हम पढ़ते हैं। अब खाना कहाँ आ गया? तो आप बताएंगे अमाशय, स्टमक या पेट में। खाना कहाँ आएगा? ग्रास नली से होते हुए पेट में आ जाएगा। यहाँ पर क्या होता है, यह 3 भागों में आपका जो अमाशय है, पेट है, यह 3 भागों में बटा होता है। इसके कितने भाग होते हैं? तो आप बताएंगे 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? तो पहला है आपका कार्डिया, दूसरा है फंडस और पाइलोरस। कार्डिया, फंडस और पाइलोरस, ये 3 भाग हैं आपके पेट के। पेट जो है 3 भागों में बटा होता है। इस तरीके से ये जो आपका ऊपरी भाग है, इसको क्या बोलेंगे? कार्डिया, और बीच वाले भाग को हम बोलते हैं फंडस, और जो आपका ये वाला हिस्सा होता है, इसको बोलते हैं पाइलोरस। क्या बोलेंगे? पाइलोरस। इस तरीके से 3 भागों में हमारा पेट बटा हुआ होता है। साथ में याद रखेंगे, यहाँ पर एक वाल्व लगा होता है, जहां से आपकी छोटी आंत कनेक्टेड होती है। वहां पर एक वाल्व लगा होता है, इसको बोलते हैं पाइलोरिक वाल्व। क्या बोलेंगे? पाइलोरिक कपाट। जब खाना यहाँ से पचित होकर कहाँ आएगा? छोटी आंत में आएगा, तो ये वाल्व खुल जाता है और खाना छोटी आंत में आ जाता है। तो आपका जो पेट है, ये 3 भाग में बटेगा। कौन कौन से? कार्डिया, फंडस और पाइलोरस। 3 नाम याद रखेंगे, कार्डिया, फंडस और पाइलोरस। पेट के कितने भाग हैं? तो आप बताएंगे 3 भाग हैं। और क्या होता है? जो आपका अमाशय है, स्टमक है, इसकी संरचना कैसी है? तो जे आकार की संरचना होती है। पेट की दीवार में जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। साथ ही साथ याद रखेंगे, इनको पाइलोरिक ग्रंथियां भी कहते हैं। पाइलोरिक ग्रंथियां या फिर जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं, जो कि क्या काम करती हैं? जठर रस का स्राव करती हैं। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में बताया था, ग्रंथियां क्या काम करती हैं? तो कोई रस बनाती हैं या फिर एंजाइम का स्राव करती हैं। तो यहाँ पर भी पेट में भी आपके जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं, जो कि क्या काम करेंगी? एक जठर रस बनाएंगी, और उसी रस में क्या होता है? आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl और एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाचन नहीं कराता, तो फिर ये क्यों स्रावित होता है? तो जो आपका HCl है, ये क्या करता है? पाचन में सहायक नहीं है, यानी पाचन में सहायता तो करता है लेकिन पाचन नहीं कराता है। और साथ में क्या करता है? कुछ ऐसे बैक्टीरिया जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक हो सकते हैं, उनको खत्म करता है, क्योंकि यह अम्लीय होता है। और याद रखेंगे, इसका जो pH मान होता है, अम्ल है तो जाहिर सी बात है अम्लीय होगा, और इसका pH मान याद रखेंगे 1.5 से लेकर 3 के बीच इसका जो है pH मान होता है। तो इतना अम्लीय होने के कारण इसमें कुछ बैक्टीरिया जो है मर जाते हैं। और साथ ही साथ ये क्या काम करता है? तो एंजाइम को सक्रिय बनाता है, ताकि एंजाइम प्रक्रिया करें, यानी कि खाने पचाने में मदद करें। कीटाणुओं का भक्षण करता है और एंजाइम को सक्रिय बनाता है। ये किसका काम है? तो आपके HCl का ये काम है। क्या काम करेगा? कीटाणुओं का भक्षण और एंजाइम को सक्रिय बनाएगा आपका HCl। डायरेक्ट पाचन में क्रिया नहीं करता है। इसके आगे बढ़ते हैं। एंजाइम कौन कौन से होंगे? तो आपके जो जठर रस बना है, उसमें एक तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा, दूसरा आपका एंजाइम होंगे। कौन कौन से एंजाइम बनाते हैं? तो एक तो आपका पेप्सिन एंजाइम, दूसरा आपका
रेनिन एंजाइम। ये कहाँ बनते हैं तो आप याद रखेंगे, पाइलोरिक ग्लैंड के द्वारा यानी कि जठर ग्रंथियों के द्वारा बनाए जाते हैं। काम क्या होता है तो पेप्सिनोजन के रूप में होता है। जब ये जठर रस में होते हैं, जठर रस में जब एंजाइम होते हैं तो पेप्सिनोजन के रूप में होते हैं, जो कि असक्रिय होता है यानी सक्रिय नहीं होता है, अनएक्टिव होता है। ये कोई काम नहीं कर रहा होता है आपका पेप्सिनोजन। फिर क्या करता है, जब पेप्सिनोजन इसको HCl सक्रिय बनाता है। क्या करता है, HCl इस पर प्रतिक्रिया करता है, इसको सक्रिय बनाता है, तो ये बन जाता है पेप्सिन। अब ये पेप्सिन क्या करेगा तो याद रखेंगे, प्रोटीन को पेप्टाइड या फिर पेप्टोन्स में बदलता है। किसको, प्रोटीन को पेप्टाइड या फिर पेप्टोन्स में बदलता है। पेप्टाइड या पेप्टोन्स में चेंज कर देता है, तोड़ देता है। कौन, आपका पेप्सिन एंजाइम। तो यहाँ पे लिखा हुआ है HCl इसे सक्रिय बनाता है, तब यह पेप्सिन बन जाता है। पहले किस फॉर्म में था, पेप्सिनोजन के फॉर्म में था। जब HCl ने इसको सक्रिय किया तो ये बन गया पेप्सिन। अब ये पेप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन को पेप्टोन्स या फिर पेप्टाइड्स में बदल देता है, यानी प्रोटीन को तोड़ देता है। आपका कौन सा एंजाइम, तो याद रखेंगे पेप्सिन एंजाइम। पेप्सिन एंजाइम क्या करेगा, पेप्सिन एंजाइम आपका प्रोटीन को पेप्टाइड्स या फिर पेप्टोन्स में बदल देगा। याद रखेंगे यहाँ पर भी प्रोटीन पूर्ण रूप से पेप्टाइड या फिर पेप्टोन्स में नहीं बदलता है, पूर्ण पाचन यहाँ भी नहीं होता है। तो क्वेश्चन यदि पूछा जाता है कि प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है, तो आप बताएंगे पेट से। स्टार्च का पाचन यानी शर्करा का पाचन कहाँ से शुरू होता है, तो आप बताएंगे मुख से। स्टार्च का पाचन या कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख से शुरू हो गया था। प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू हो गया, आपके पेट से। इतना याद रखेंगे। इसके बाद जो रेनिन एंजाइम निकलता है, इसका काम क्या होता है, तो यह प्रोरेनिन के फॉर्म में पाया जाता है, जो कि असक्रिय होता है। प्रोनेनिन के रूप में पाया जाता है, जो कि असक्रिय होता है। इसको भी HCl अम्ल क्या करता है, सक्रिय बनाता है, तब यह क्या बन जाता है, रेनिन बन जाता है। फिर रेनिन क्या काम करेगा, केसीन प्रोटीन को, क्योंकि दूध में एक प्रोटीन पाई जाती है जिसको बोलते हैं केसीन। केसीन प्रोटीन को पैराकेसीन में बदलता है। किसमें, पैराकेसीन में, यानी कि केसीन को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ देता है। अब फिर से ये पैराकेसीन प्रोटीन जो बन गया और पेप्सिन एंजाइम क्या करेगा, इसको भी पेप्टाइन्स या पेप्टोन्स में बदल देगा। तो आपका जो पेप्टाइन्स जो आपका पेप्सिन एंजाइम है, ये क्या करेगा, पैराकेसीन को, ये आपका जो पैराकेसीन बना था, इसको क्या करेगा, पेप्सिन एंजाइम फिर से किस में बदलेगा, तो पेप्टोन्स या फिर पेप्टाइड में कौन बदल देगा, आपका पेप्सिन। तो अगर हम बात करें कि प्रोटीन का पाचन कौन सा एंजाइम कराता है या कौन सा एंजाइम शुरू कराता है, तो आप बताएंगे पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन का पाचन शुरू कराता है। रेनिन जो है आपका, ये दूध में पाई जाने वाली केसीन प्रोटीन का पाचन करता है। बच्चे जो है दूध ज्यादा पीते हैं, तो बच्चों में क्या होता है, ये रेनिन एंजाइम ज्यादा स्रावित होता है। यदि फिर बड़े होते हैं या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो कहता है कि हमें दूध हजम नहीं होता, यानी दूध नहीं पचता, तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उनमें रेनिन एंजाइम कम बनता है। तो इसी, और बच्चों में रेनिन एंजाइम ज्यादा बनता है, इसलिए दूध का पाचन हो जाता है अच्छे से। आगे बढ़ते हैं। अगला है, अब क्या हुआ, जो आपका पेट में प्रोटीन का पाचन शुरू हो गया।
अब खाना कहाँ जाएगा? पेट से छोटी आंत में। कहाँ आएगा? छोटी आंत में। पेट से छोटी आंत में आपका खाना आ जाएगा। पाचन तंत्र का सबसे लंबा अंग है जो आपकी छोटी आंत है, यह पाचन तंत्र की सबसे बड़ा भाग है। कितना लंबा है? तो 6 से लेकर लगभग 6 से 6.65 मीटर लंबी होती है। लगभग 6 मीटर लंबी आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। यह 3 भागों में विभाजित होती है। मतलब जो आपकी छोटी आंत है इसके कितने भाग हैं? तो 3 भाग हैं। इस तरीके से 3 भाग हैं। ड्यूडेनम, यह ड्यूडेनम कौन सा भाग होगा? ड्यूडेनम आपका वह भाग होगा जिससे पेट जुड़ा हुआ था। तो ड्यूडेनम कौन सा भाग है? जहां से पेट जुड़ा हुआ है, जो सबसे पहला भाग है। अगला है जेजुनम, बीच वाला जेजुनम, और लास्ट में जो ये भाग होता है आपका इलियम। तो छोटी आंत के 3 भाग, जैसे कि पेट के 3 भाग थे, कौन कौन से? कार्डियस, फंडस और पाइलोरिक। ऐसे ही आपके छोटी आंत के भी 3 भाग हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। तो अब खाना सबसे पहले कहाँ आएगा? पेट से जो जुड़ा हुआ भाग है उसी में आएगा। तो पेट से जुड़ा हुआ भाग कौन सा है? ड्यूडेनम में। अब खाना कहाँ पहुंच गया है? ड्यूडेनम भाग में पहुंच चुका है। तो अब यहाँ क्या होगा? ड्यूडेनम के बारे में, यह भाग अमाशय से जुड़ा होता है। यहीं पर यकृत अपना पित्तरस और अग्नाशय अपना अग्नाशयी रस मिलाते हैं। जो आपका ड्यूडेनम भाग है इसी से आपका जुड़ा हुआ होता है लीवर, और यहीं से आपका जुड़ा हुआ होता है पेनक्रियाज, जिसको बोलते हैं अग्नाशय। तो इसी ड्यूडेनम भाग में ही पित्तरस यानी जो आपका यकृत बनाता है ये, और अग्नाशयी रस जो कि अग्नाशय बनाता है ये अपना रस छोड़ेंगे। इसमें कुछ पाए जाएंगे एंजाइम, जो कि क्या कराएंगे? खाने का पाचन करवाएंगे। कहां पर? छोटी आंत में, ड्यूडेनम भाग में। इसके आगे अभी हम पढ़ने वाले हैं, यकृत के बारे में भी पढ़ेंगे, अग्नाशय के बारे में भी पढ़ेंगे। इससे पहले हम जेजुनम भाग को भी देख लेते हैं। यह छोटी आंत का मध्य भाग है। जो आपकी छोटी आंत का मध्य भाग है इसको क्या बोलते हैं? तो जेजुनम बोलेंगे। खाना इस भाग से होते हुए इलियम में आ जाता है। तो पहले ड्यूडेनम में आएगा, यहाँ पर कुछ पाचन होगा। जेजुनम में भी जो आपका इस तरीके से भाग होता है, यहाँ भी पाचन होगा, और फिर उसके बाद में खाना कहाँ जाएगा? इलियम में आएगा। याद रखेंगे जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है, छोटी आंत है, ये बड़ी है, और बड़ी आंत जो है वो छोटी है। ये लंबाई में छोटी है, याद रखेंगे। जो आपकी छोटी आंत है ये 6 मीटर लंबी है, और इसका जो व्यास होता है डायामीटर ये कम होता है, इसीलिए इसका जो व्यास है याद रखेंगे लगभग 1 इंच। कितना? 1 इंच। और आपकी जो बड़ी आंत होगी उसका व्यास ज्यादा होगा, इसलिए उसको क्या कहेंगे? बड़ी आंत कहेंगे। तो इसको छोटी आंत क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका व्यास कम है, लंबाई तो इसकी ज्यादा है, और बड़ी आंत की लंबाई कम होगी, उसका व्यास ज्यादा होगा, इसलिए उसको बड़ी आंत कहते हैं। इसके बाद में आपका जो जेजुनम भाग है, यहाँ से खाना होते हुए कहाँ आ जाएगा? इलियम में आ जाएगा, और इस भाग में अंगुलीनुमा संरचनाएं पाई जाती हैं। किस भाग में? इलियम भाग में। जो आपका इलियम भाग होगा इसमें इस तरीके से अंगुलीनुमा संरचनाएं पाए जाएंगे, जिनको क्या कहेंगे? विलाई या फिर विली कहा जाता है। इससे पहले हमने पढ़ा था उंगलीनुमा संरचनाएं पाई जाती थी आपके माइटोकॉन्ड्रिया में, उनको क्या कहा जाता था? तो उनको क्रिस्टी या फिर क्रिस्टे कहते थे। ऐसे ही आपकी जो उंगलीनुमा संरचनाएं यहाँ पर पाई जाती हैं छोटी आंत के इलियम भाग में, इसको क्या कहेंगे? तो इसको आप कहेंगे विली या फिर विलाई। यहाँ पर क्या होता है? पोषक तत्वों का अवशोषण होता है। खाना पाचन के बाद में जो पोषक तत्व थे उनका अवशोषण हो जाएगा, और यहीं पर पाई जाएंगी आपकी ब्लड वेसल्स, जो कि पोषक तत्वों को पूरे शरीर में लेकर के जाएंगी। तो इससे पहले हमको जेजुनम और इलियम से पहले हमें ड्यूडेनम का भाग पढ़ना है, और ड्यूडेनम से जुड़ा हुआ आपका लीवर और अग्नाशय पढ़ना है। तो इससे पहले हम क्या पढ़ेंगे? लीवर और अग्नाशय पढ़ेंगे।
एक बार देख लेते हैं आपका लीवर और अग्न्याशय के बारे में। ये है आपका डायग्राम, जिसमें ये रहा आपका लीवर, ये आपका लीवर है और ये आपका अग्न्याशय है। तो ये दोनों किससे जुड़े हुए हैं? ड्यूडेनम भाग से, यानी छोटी आंत से जुड़े हुए हैं। लीवर अपना पित्त रस और अग्न्याशय अपना अग्नाशयी रस दोनों कहाँ छोड़ेंगे? तो आपकी छोटी आंत के ड्यूडेनम भाग में छोड़ेंगे। ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है, छोटी आंत है, बिल्कुल कुंडलित करके रखी हुई है। और इसके बाहर जो है आपकी ये लार्ज इंटेस्टाइन है। तो हम क्या पढ़ेंगे? अब पढ़ेंगे हम लीवर के बारे में, फिर पढ़ेंगे अग्नाशय के बारे में, और उसके बाद आपका खाना आ जाएगा इधर बड़ी आंत में। छोटी आंत के बाद कहाँ आएगा? बड़ी आंत में। तो उससे पहले हमें पढ़ना है लीवर के बारे में कि लीवर क्या क्या काम करता है। यकृत, लीवर या फिर इसे ही हम जिगर भी बोलते हैं। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। बात करें यदि ग्रंथि की, तो मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो आपका लीवर हो जाएगा। ये भी एक प्रकार की ग्रंथि है और ये भी रस बनाती है। ग्रंथियां क्या है ये हम पहले बता चुके हैं कि कोई रस बनाए या फिर कोई एंजाइम स्रावित करें तो उसे ही हम ग्रंथि का नाम देते हैं। तो आपका जो लीवर है ये कोई भी एंजाइम तो नहीं बनाता है, लेकिन ये बाइल जूस यानी कि पित्त रस का निर्माण करता है। तो जो आपका यकृत है यह सबसे बड़ी ग्रंथि है। और साथ ही साथ याद रखेंगे, जब पूछा जाए कि सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है, तो भी आपका यही आएगा, लीवर या यकृत। सबसे बड़ा अंग पूछे तो आप स्किन बताएंगे, त्वचा बताएंगे, और सबसे बड़ा आंतरिक अंग की बात करेंगे तो आपका लीवर हो जाएगा। इसकी कोशिकाओं को हिपैटिक सेल्स कहते हैं। क्या बोलेंगे? हिपैटिक कोशिका। और जो आपका यकृत का अध्ययन है ये क्या कहलाता है? हिपैटोलॉजी कहलाता है। जैसे कि दांत का अध्ययन ओडोंटोलॉजी कहलाता था, ऐसे ही आपके यकृत का अध्ययन हिपैटोलॉजी कहलाता है। इसकी वजन की बात करें तो 1.4 किलोग्राम से लेकर 1.7 किलोग्राम तक लगभग इसका वजन देखा जाता है आपके यकृत का। इसके बाद में है यकृत की कोशिकाओं में पुनर्निर्माण की क्षमता पाई जाती है। इसका मतलब क्या है कि यदि आपका यकृत, मान लिया किसी बाय चांस आपने थोड़ा सा इसका पार्ट डोनेट किया, कट करके डोनेट कर दिया, तो ये क्या करेगा? अपना लीवर इसकी कोशिकाओं में विभाजन होगा और फिर से पुनः अपनी आकृति ले लेगा। यानी इसकी कोशिकाओं में पुनर्निर्माण की शक्ति होती है, अपने आर्गन को पूरा कर लेते हैं दोबारा फिर से, तो पुनर्निर्माण की क्षमता पाई जाती है। यही एक ऐसा अंग है जो कि अगर काट दिया जाए आधा आधा तो ये दोनों अपना अपना रूप धारण कर लेंगे, यानी पूरा यकृत बना लेंगे। पित्त रस का निर्माण करता है कौन? आपका यकृत। अभी टेक्नीशियन के एग्जाम में पूछा गया था कि पित्त रस का निर्माण कौन सा अंग करता है, तो आपका आंसर होना चाहिए यकृत यानी कि लीवर। इसके आगे है पित्त रस का निर्माण करता है जो कि पाचन में मदद करता है। अब कैसे पाचन में मदद करता है ये देखना है हमको। जो कि क्षारीय होता है, याद रखेंगे, जो आपका यहाँ पर पित्त रस है इसका जो पीएच मान है 7.6 है। आपको पता होगा कि 7 से ऊपर जब कोई भी पीएच मान आता है तो वो क्षारीय होता है और 7 से कम जो होता है वो अम्लीय होता है। तो ये आपका 7.6 यानी कि क्षारीय होता है आपका पित्त रस। पूछा जा सकता है कि पित्त रस का पीएच मान कितना होता है या फिर किस प्रकृति का होता है, तो आप याद रखेंगे ये क्षारीय प्रकृति का होता है। पित्त रस वसा को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। यानी जो पित्त रस है आपका बाइल जूस जो यकृत ने बनाया है, ये वसा को तोड़ने का काम करता है। क्या काम करता है? तो वसा को तोड़ने का काम करता है। तो अभी तक हमने पहले पढ़ा स्टार्च जो आपका था, इसको किसने तोड़ा था? तो आपके टाइलिन एंजाइम ने तोड़ा था। उसके बाद प्रोटीन को किसने तोड़ा? तो आप याद रखेंगे पेप्सिन एंजाइम ने तोड़ा।
और उसके बाद में आपका जो बचा था वसा, इसको कौन छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेगा? तो आपका बाइल जूस यानी पित्त रस इसको तोड़ देगा। कहाँ? ड्यूडेनम भाग में। तो हमने पढ़ा था कि जो आपके एनर्जी देने वाले जो स्रोत हैं वो कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। इनका आंशिक रूप से पाचन हो चुका है, पूर्ण पाचन अभी तक नहीं हुआ है, पाचन शुरू हो चुका है। आगे हम पढ़ लेते हैं यकृत के कुछ अन्य कार्य। जो आपका लीवर है ये बहुत सारे काम करता है, तो लीवर को खराब नहीं करना है, ध्यान रखना है इसका। अतिरिक्त शर्करा को ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर रखता है। जो आपने खाना खाया उसके बाद में जब खाने का पूर्ण पाचन होता है तो ग्लूकोज बनता है। अब ग्लूकोज ज्यादा हो जाता है तो क्या करता है? ग्लूकोज इकट्ठा हो जाता है, तब उसको बोलते हैं ग्लाइकोजन। यानी ग्लूकोज का ही एक पूरा स्टोर क्या कहलाता है? ग्लाइकोजन। तो जो आपका यकृत है ग्लूकोज को स्टोर कर लेता है, जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोजन। तो ये आप ये भी कह सकते हैं कि यकृत ग्लाइकोजन को स्टोर रखता है, यानी ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर रखता है, सबसे अच्छा काम ये करता है। इसके बाद आपके शरीर में अमोनिया का निर्माण भी बनता है। तो वहां पर क्या होता है? अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। कौन? आपका यकृत। ऐसे एग्जाम में पूछा जाता है कि यूरिया का निर्माण कौन करता है? आपके शरीर में यूरिया का निर्माण कौन करता है? तब आप बताएंगे लीवर। और पूछा जाए यूरिन कौन बनाता है, यूरिन का निर्माण कौन करता है, तब उसमें आपका जवाब होना चाहिए किडनी, वृक्क जिसको बोलते हैं। तो आपके लीवर ने क्या किया? अमोनिया को यूरिया में बदल दिया, और यूरिया अब कहाँ जाएगी? किडनी में जाएगी, और किडनी में ही आपका बनता है यूरिन। ये हम आगे उत्सर्जन तंत्र में बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। तो आपका किडनी के द्वारा यूरिन के साथ बाहर निकाल दिया जाता है, किसको? यूरिया को। ये काम कौन करता है? यूरिया बनाने का आपका यकृत करता है। और क्या काम करता है? तो एक प्रोटीन है एल्ब्यूमिन प्रोटीन। क्या बोलेंगे? एल्ब्यूमिन प्रोटीन, जिसका निर्माण करता है कौन? तो आपका यकृत यानी कि लीवर। जो कि एल्ब्यूमिन प्रोटीन क्या करती है? रक्त को जमने से बचाता है। अब आप कहेंगे कि रक्त जमना तो अच्छी बात है, बिल्कुल। अगर चोट लग जाए बाहर तो आपका रक्त जमना जरूरी है, लेकिन शरीर के अंदर रक्त नहीं जमना चाहिए। अगर शरीर के अंदर रक्त जम गया, क्लॉट हो गया, तो क्या होगा? फिर वहां पर आपको कहीं भी एनर्जी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि रक्त जो है हमेशा संचरण करता रहता है पूरे शरीर में, तो उसमें डेथ भी हो सकती है। हो क्या सकती? हो जाएगी यदि शरीर में रक्त जम गया। तो शरीर में ब्लड यानी आपको रक्त को जमने से कौन बचाता है? तो आपका यही एल्ब्यूमिन प्रोटीन बचाता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। और इस साथ में क्या करता है? विटामिन ए, डी, के, ई, एडेक जिसको बोलते हैं, ये जो 4 विटामिन है इनको भी स्टोर रखने का काम किसका है? यकृत का है। अब आप कहेंगे कि बी और सी को स्टोर क्यों नहीं रख पाता? क्योंकि आपने पढ़ा होगा जो बी और सी है ये पानी में घुलनशील विटामिन है, जो कि पानी के साथ या यूरिन में बाहर निकल जाती हैं। और एडेक जो है ये आपकी वसा में घुलनशील है, पानी में घुलनशील नहीं है। तो इसीलिए आपका यकृत जो है एडेक यानी कि ए, डी, के, ई, इन 4 विटामिन को भी स्टोर रखता है। साथ ही साथ ये वसा को भी स्टोर रखता है, क्योंकि वसा में ही ये घुलनशील विटामिन है, तो वसा में तो घुल सकती हैं लेकिन पानी में नहीं घुलती हैं। और बी और सी ये क्या होती हैं? पानी में घुल जाती हैं, इसलिए इनको स्टोर नहीं कर पाता। तो इतने सारे काम हैं किसके? यकृत के। इसलिए भूल कर भी यकृत को खराब नहीं करना है, लीवर को शराब वराब से बचना है, क्योंकि उससे क्या होता है? आपकी सेल्स जल्दी से डैमेज हो जाती हैं और लीवर खराब हो जाता है। तो आज हमने कहाँ तक पढ़ लिया है? पहली क्लास में हमने मुख गुहा के बारे में पढ़ा था, और आज वहां से खाना आपका कहाँ आया था? पेट में। पेट के बारे में पढ़ा, और पेट से फिर कहाँ आ गया? छोटी आंत में। खाना कहाँ है अभी? छोटी आंत में। इसके आगे हम कल पढ़ेंगे कि छोटी आंत से खाना कहाँ जाएगा।
उसके साथ में ही हमने लीवर पढ़ लिया। लीवर ने क्या किया, अपना बाइल जूस इस ड्यूडेनम पार्ट में छोड़ दिया। और अब हमें पढ़ना है अग्न्याशय और बड़ी आंत के बारे में। ये हम पढ़ेंगे कल की क्लास में। आज के लिए यहीं तक थी। कमेंट बॉक्स में बताएं कि कैसी लगी आज की क्लास। थैंक यू।